मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। इसके बारे में अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं। मोहम्मद गुरी के एक साधारण दास इख्तियाउद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से शुरू करके 1202 ईस्वी के मध्य बिहार के विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला दोनों, नालंदा जो कि राजगीर में है और विक्रमशिला जो नालंदा या नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है कहने का मतलब, और विक्रमशिला जो कि आपको भागलपुर में, बिहार के तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी। उदंतपुरी जानते हैं राजधानी उदंतपुरी, यहाँ पे है आपका भी एक मतलब अच्छा सा पढ़ने वाला, जैसे ये जगह हुआ ये हुआ उस तरीके उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया उसने। 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। ये जो डेट है 1198 से 1203 लक्ष्मण सेन का था। यह बिना युद्ध किए भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर पूरी तरह लूटपाट की। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर पूरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल के शरण ली और वहां कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार जिनका नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक, गौर से सुनिएगा, तबकात ए नासिरी, एग्जाम में आया हुआ है, मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब है ये, ठीक है, नासिरी मतलब तबकात ए नासिरी में बिहार के उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। और मैं आपको जानकारी दे दूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले कि यदि आप चाहते हैं इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, एक एक क्लास के अंदर महामैराथन डाला हुआ है। मैथ सारे डाले हुए हैं, रीजनिंग डाले हुए हैं। आज मैं आपको एक क्लास के अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। कुछ दोस्त मित्र में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाएगा और हम लोग का अपना परिवार थोड़ा सा बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि मेहनत करते हैं और कम बच्चों के पास जाता है, थोड़ा सा समझ रहे होंगे, उतना अच्छा नहीं लगता। अगर हम लोग थोड़ा सा कोशिश मिल के करें तो कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। यहाँ कह रहा है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। स्टार माना जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बख्तियार खिलजी का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अभी आपने ऊपर वाले सोल्यूशन में देखा है, तबकात नासिरी, हिंद नहीं, तबकात नासिरी, ऑप्शन नंबर बी। ये लिखा गया किसके द्वारा था? तो मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा। अगला प्रश्न बताइए। नालंदा बिहार का ध्वंस किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता है। आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार बकलर आदमी था, बाव से बकलर, बाव से बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी कह रहा है, इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। ये ध्यान रखिएगा, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको आया था? इब्न बख्तियार खिलजी को। अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गोरी है, ध्यान रखिएगा, और प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि मोहम्मद गोरी के बाद कौन आया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही आए थे। यहाँ देखेंगे, गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोरे ने मोहम्मद साद, ठीक है, गौर से सुनिएगा, गोरे ने मोहम्मद शाम यानी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी अक्ता या इक्ता मतलब कह सकते हैं, इक्ता मतलब प्रांत होता, प्रदान कर दिया। 1192 से 1206 में तक उसने गोरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी करता रहा। इक्ता प्रथा कह सकते हैं, इक्ता या अक्ता, इसमें क्या होता था, प्रांत को बोला जाता था। अपने ही मान के चलिए गोरी जीत गया
तो वो क्या करता था, अपने ही किसी बंदे को, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या था, गुलाम था, इसको इसने दे दिया कि हाँ भाई अब चलो यहाँ पे तुम शासन करो, और वहाँ शासन करता था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये भी बढ़ाने का काम करता था उसका क्षेत्र को, वगैरह वगैरह चीज को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा जब पराजित हुआ था, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 1178 में। यहाँ से डिटेल पढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवार, क्या है, अहिलवार चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास गौर से सुनिएगा, कासहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार थी। आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी के बाद इसी का दास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का शासक बनेगा, गुलाम वंश का स्थापना करेगा। देखते हैं कैसे। दिल्ली सल्तनत बोलते हैं गुलाम वंश से शुरू होता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो जैसा कि हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। यहाँ है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। वह ऐबक नामक तुर्की जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फरुखसियर अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं से पूर्ण भी कराया। ऐबक जो है बचपन से ही अति सुरीले स्वर, बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण कुरान खवा यानी कुरान का पाठन करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया, ठीक है। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे गौर से सुनिए, गोरी यहाँ से देखते हैं, गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नति कर दिया। यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ भी हो गया। वह दिल्ली का पहला तुर्की शासक बना। कौन? गौरी, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, मतलब उसने कभी भी सुल्तान अपने आप को नहीं कहा। उसने केवल मलिक और सिपा सलार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास से मुक्ति मिली। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। लाहौर था, ध्यान रखिए, पाकिस्तान में जो है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु की बात करिएगा तो 1206 में हो जाती है। लाहौर विशिष्ट जनों और अमीरों में कुतुबुद्दीन ऐबक का सार्वभौमिक शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन में बैठा। आगे कह रहा है, ऐबक की राजधानी लाहौर थी और गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक ने सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन, ये जो लिखा गया ताजुद्दीन इल्दौज और नासरुद्दीन कुवाचा, इल्दौज और कुवाचा दो गो था, की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुवाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यह दौलजा की तरफ खतरा बना रहा। यही कारण थी कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली जाने का कभी अवसर ही नहीं मिल पाया। अगला कह रहा है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। यहाँ कह रहा है, इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दर उल इस्लाम का एक भाग माना जाने लगा। नेक्स्ट कह रहा है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका मलिक जानी को। मलिक कफूर नहीं मार दीजिएगा, मलिक जानी मारिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है, सेशन को लाइक कर सकते हैं। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ, गौर से सुनिएगा, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ
एवं बाढ़ 2 जगह पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एबाज को पराजित किया। एबाज ने इल्तुतमिश की अधीनस्था स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एबाज के स्थान पर मलिक जानी के बिहार का सूबेदार नियुक्त करा था। अगला है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। गौर से सुनिएगा, बलबन के बारे में शाब्दिक किसने कहा है ये बात? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। जियाउद्दीन बर्नी। फिर से सुनिए, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। यहाँ डिटेल में देखेंगे, कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। ध्यातत्व है कि बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। जो बात ना सुने सो मार दो। कह रहा वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। एक बार और देखेंगे यहाँ पे, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि कर है, नियाबत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले इलाही या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुखरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक माना जाता है। आगे है जिल्ला मतलब जिल्ला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा किया गया था। कह रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय यह था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि यानी नियामत ए खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इसका कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों का आलोचना का अधिकार नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है। अगला है तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो आंसर हो जाएगा बलबन के समय किया था तुगरील खान। तुगरील खान ने बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीर खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। ठीक है। आगे कर रहा है कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरील खान भाग गया था। आगे इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज शुरुआत करा था? तो करने वाला वो बलबन ही था। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अगला प्रश्न है पॉइंट है कि गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से लेकर 1286 ईस्वी ने भारत में शासन किया, भारत में ईरानी त्योहार नवरोज को मनाने की प्रथा प्रारंभ कर दी। नवरोज ईरानी नववर्ष है जिसे फारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत करा था। अब बात करते हैं अब खिजली वंश की। खिलजी वंश की अगर बात करेगा, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिजली। पूरा जल गया तो तैयार कर दिया खिलजी वंश का। जलालुद्दीन खिजली ने 1290 से खिलजी वंश की स्थापना करा था। उसने अपनी राज्याभिषेक 1290 में कैकुबाद दौरा करवाया था। कैकुबाद द्वारा करवाया गया। अगला है अपूर्ण किलोखरी किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरकुंशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। यहाँ कह रहा है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन जो था दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिख दिया है? तो A.L. श्रीवास्तव जी ने लिखा है। डिटेल देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि A.L. श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सिद्धांत के रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। अगला प्रश्न है जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह
शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह बात कहा है। आगे है, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए उपयुक्त समझता हूँ, उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया और राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा था। इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामनी उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बनाया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। क्लियर है बात? अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोली के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? इंपॉर्टेंट है। मंगोल के प्रति अगर पूछेगा होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति, और किसके विरुद्ध? मंगोलों के विरुद्ध। आंसर हो जाएगा जफर खान का मृत्यु हो गया था। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है इसके बारे में। कह रहा है कि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। अगला है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। ये ध्यान रखिए, राणा रंजीत सिंह नहीं, महाराणा प्रताप सिंह नहीं, राजा मान सिंह नहीं, राजा रतन सिंह। रानी पद्मावती। डिटेल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कह रहा है पद्मावती की कहानी आधार 1540 ईस्वी में मलिक मुहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इस आधार से मानकर मलिक मुहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती की कहानी बन गई। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में, तो आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह ही था। नेक्स्ट प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव था। ये भी इंपॉर्टेंट है, देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के समय। यहाँ कह रहा है कि अलाउद्दीन की राजस्व लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिसने वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनें तथा वक्फ मतलब धार्मिक प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। मैं एक बार फिर याद दिला दूंगा, अगर आपको सेशन पसंद आएगा आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि वीडियो अपलोड हो तो इसी तरह मिलता रहे। यहाँ पे समय आपका बर्बाद नहीं होगा, कम समय में ज़्यादा कंटेंट होगा, कुछ भी फालतू बातें हम नहीं करते हैं आपके बीच। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? तो आंसर क्या दीजिएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा जरा। कह रहा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ये तो बात तो हमने पढ़ा ही, जिसने भू राजस्व नीति के कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही था। यहाँ से देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी उतना ही था, लेकिन यहाँ अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश का आधार किया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुसार आधार पर राजस्व निर्धारित कर दिया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर पूछे विकल्प सी को ही सही माना है। लेकिन सी और डी दोनों आंसर होना चाहिए, सी भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए।
अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ साफ साफ वर्णन किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहाँ शासक जो था वीर बल्लाल थर्ड थे। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट इनकार कर दिया था? कहा था हम भेंट ही नहीं करेंगे, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। डिटेल देखते हैं। कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने की बहुत प्रयास की, लेकिन बात यही हो गया कि उसने शेख के प्रिय शिष्य बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख का ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे कान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा मकान का, तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ करा था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ही था। यहाँ का रहा कि सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट किया, जिसको अभी भी हम लोग कोटा में दाल चावल इसा लाते हैं, जो भी है गेहूँ। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों? स्टार लगा देता हूँ। नुसरत खान के दौरान, नुसरत खान ने कहने का मतलब कहा है इसको। यहाँ देखिए, मलिक कफूर को पहले नुसरत खान ने गुजरात अभियान के दौरान खरीदा। तत्पश्चात नुसरत खान ने मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया, जो खिलजी के दरबार में एक कुशल सेनापति के रूप में उभरा। नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनारी देकर खरीदा था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसीलिए मलिक काफूर को खरीदने का श्रेय नुसरत खान को दिया जाता है। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर ई दीजिए इसका। डिटेल पढ़ते हैं। कह रहा है कि विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति को विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता के विरोध नहीं किया। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह से उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। अगला है तुगलक वंश। कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। डिटेल में देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर अपने प्रत्येक मनुष्य की गुणवत्ता की योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का बहुत अच्छा प्रयास किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? स्टार मार्किंग ये क्वेश्चन है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज़्यादा गुलाम था। कह रहा फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 उस समय पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए पृथक विभाग यानी दीवान बदगान का गठन किया गया था। दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता कि उसको अच्छा से शिक्षा दिया जाएगा ताकि वो उसके काम आएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो आंसर हो जाएगा आपका एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाले सभी भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की। उसमें कुशल हकीम रखे गए थे जो कि इलाज अच्छा से कर सके। कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किया यानी उपाय किया? तो फिरोज तुगलक ही था। कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाए थे। उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी प्रयास करा था।
अगला है कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पे दफन है? तो आंसर हो जाएगा नालंदा में इनको दफन किया गया था। डिटेल देखते हैं जरा। कह रहा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 में पुरी यानी उड़ीसा में हुई थी, जिन्हें बाद में नालंदा बिहार में दफना दिया गया था लाकर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर जाएगा ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक का शासन काल में भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने का प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी था। उसने किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त रूप से देना पड़ जाता था। नेक्स्ट है तैमूर के आगमन के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा सैयद वंश का। यहाँ पे कहा जा रहा है तैमूर के आगमन जो कि 1398 में दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश दोनों ही नष्ट कर दिया गया। कह रहा है 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश अंतिम वंश हो गया और 1413 ईस्वी में सरदारों के दौलत खां के दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खीज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में दिल्ली का अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाल दी गई। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है इसमें लोधी वंश। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार देता हूँ। सिकंदर लोधी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहा रहा है कि 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना के किनारे आगरा नामक नगर बसाया। उसने अपनी राजधानी भी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी कर दी। उसके समय में योग्य व्यक्ति की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसने स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही था रचना हुई थी। करा सिकंदर लोधी शहनाई सुनने के बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आया हुआ गुलरुखी उपनाम से किताब लिखता था, मतलब कविता। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं जो कि नीचे की है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये तो पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो गया, तो आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने करा था। कह रहा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1313 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी। ध्यान रखें, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कह रहा इसकी राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला पढ़ाइए। कह रहा विजयनगर के उस पहले शासक के पहचान करें जिसने बहमनियों के गोवा को छीन लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका हरिहर 2। कह रहा 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय ने 1377 से 1407 तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण किया। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता भी और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूली किया। बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य का आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज के बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव यानी विरूपाक्षी का उपासक भी था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के किस राजा के साथ युद्ध लड़ा था? तो आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। डिटेल में देखेंगे तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाह वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग का आक्रमण किया तथा बारंगल, कोंडबिंदु आदि किले जीत भी लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ तथा कुतुब शाह सेना पराजित भी हो गया। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो आंसर हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था था। जमीन से पैसा
आएगा। कह रहा है विजयनगर राज्य में विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधियों के लिए आरोपित अर्थदंड भूमि का भली-भांति सर्वेक्षण किया जाता था। कह रहा है उपज का 1/6 भाग भूमि राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट यानी भूमि कर नामक कई राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें स्थवन या अवथन कहा जाता था। अगला है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हम्पी में मिलता है। यहाँ देखिएगा हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्षी मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आंसर दीजिएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल, जो कि कब तक था देवराय द्वितीय का शासनकाल, 1422 से लेकर 1446 तक था, शासनकाल में विजयनगर आया था। कह रहा इसमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना करा था? तो आंसर क्या दीजिएगा निकल कर? कृष्णदेव राय ने ही करा था। डिटेल देखते हैं। कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 में विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के शासक थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नांगलंबा के नाम पर नागलंबापुरम, जिसमें वर्तमान में नागलंबापुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिले में स्थित है, की स्थापना भी करा था। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? स्टार लगा देता हूँ, आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। इसको समझिए जरा, तालीकोटा का युद्ध के बारे में। सन 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के संयुक्त सेनाओं के विजय नगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना ने केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु यह युद्ध वास्तविक क्षेत्र राक्षसी और तांगरी नामक दो ग्रामों के बीच हुआ था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराव था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का जो शासक था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्य के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा की इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। दिल्ली सल्तनत पर शासन दीवान अर्ज विभाग संबंधित था, तो आंसर क्या दीजिएगा? रक्षा विभाग से। दीवान आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने करी थी। अगला है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये सारे आंसर जाएंगे, ठीक है। खराज भी होता था, खुम्स भी होता था, उस्र भी होता था, मुक्त भी होता था। एक मिनट रुकिएगा, नहीं, खुम्स नहीं होता था, खराज, उक्त और मुक्त होता था। है ना, यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, खराज हो गया, उस्र हो गया, मुक्त भूमि पर उत्पाद लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स हो गया भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को कहता है। भूमि उत्पाद पर मतलब खुम्स जो है भूमि उत्पाद पर नहीं था, तो अपितु खुम्स लूट का धन था, ठीक है। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता पर लूटा प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिक में बांट दिए जाते थे और एक भाग जो है राजकोष में डाल दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और इतना भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गरे हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। यह कह रहा है जवाबीत का संबंध किससे था? तो आंसर हो जाएगा राज्य कानून से था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबीत का संबंध राज्य के कानून से था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद की इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? गांव के सरपंच या राजस्व अधिकारी द्वारा? तो आंसर हो जाएगा गांव के सरपंच द्वारा। यहाँ पे है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत या मुकद्दम या चौधरी नामक जो शब्द था गांव के सरपंच के लिए उपयोग किए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे।
दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा गाँव के सरपंच के द्वारा किया जाता था। सल्तनत काल के सिक्के टाका, सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? इंपॉर्टेंट है। देखिए सिक्के जो होते हैं टांका हो गया, सासगनी हो गया और जीतल हो गया, 3 तरह का हुआ ना, तो आंसर हो जाएगा चांदी और तांबे के बनाए जाते थे। 1 मिनट रुक जाइए। सल्तनत काल में प्रमुख 2 मुद्राएं थे, जीतल एवं टाका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसके शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शक्ति में सर्वाधिक था क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टाका और तांबे का जीतल चलाया था। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टाका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य की बात करते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो आंसर हो जाएगा एक मस्जिद था। अब यहाँ ये भी जानेंगे किसने बनवाया, क्या किया, सब कुछ। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इतना अधिक दान किया था कि उसे लाख बख्श कहा जाता, लाखों दान देने वाला नाम से पुकारा गया। अगला है फरिश्ता के ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता का प्रशासन करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। उसकी एक उपाधि कुरान ख्वाह भी था। ऐबक का साहित्य में अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि था। तत्कालिक विद्वान हसन निजाम और फ़ख्र मुदब्बिर का उसका संरक्षण प्राप्त था। उसने ऐबक के प्रथम ग्रंथ समर्पित किए थे। अगला का रहा है हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। यहाँ से देखिए, ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। यहाँ से यहाँ पूरा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया? जैसा अभी पढ़ा आपने, इल्तुतमिश के द्वारा। यहाँ लिखा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया परंतु सुल्तान इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिला इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल के काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करा दिया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिल के स्थान पर 5 मंजिल बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। अगला है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इंपॉर्टेंट में जाएगा। कह रहा अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवा दिया। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, संगमरमर से हुआ है। 1311 में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकस बड़ा कमरा जिसकी छत पर एक गुंबद है कि चारों ओर दीवारों में एक मेहराबंद प्रवेश द्वार है। कह रहा है भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 12वीं शताब्दी से हुआ था। कह रहा है विश्व में प्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था और कहा जा रहा है कि ये 1155। देखिए भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 का पेपर संरक्षित किया गया जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण भी है। दिल्ली सल्तनत साहित्य की बात करेंगे और अभी थोड़ा सा चलेगा क्लास, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। हम लोग कहाँ तक जाएंगे? मुगल साम्राज्य का विघटन और मराठा राज तक जाएंगे टोटल क्लास में आज के। मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन अच्छा नहीं बहुत अच्छा लग रहा होगा। पूरा फुल डिटेल में बिना किसी फालतू बात के समय को आपका ख्याल रखते हुए क्लास चलाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप साथ दीजिए हमारा, लाइक कर सकते हैं अभी तक आपने नहीं करा है तो। देखिए तबकात नासिरी का लेखक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आंसर दीजिएगा मिनहाज उस सिराज। देखिए तबकात नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था जो कि सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है। ठीक है, यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्ट ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करा है। किसने करा है अंग्रेजी अनुवाद? H.G. रॉबर्ट ने तबकात नासिरी का करा। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत की विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज पहले इतिहासकार है जिन्होंने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्रा प्रसारित की और खुतबा भी पढ़वाया था। इंपॉर्टेंट है।
अगला है मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो उसको रिहला बोलते हैं। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को में रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया था। उसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। उसने मोहम्मद तुगलक का कालीन नीतियों की आलोचना भी करी है। अगला है 12 मासा की रचना किसने करी थी? तो आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी ने करी थी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने करी थी। जैसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान द्वीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो आंसर हो जाएगा दरिया साहेब ने। देखिए, संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। वे बिहार के रहने वाले थे। अगला है सालार मसूद गाजी महमूद गजनबी की सेना के मुखिया थे। उसकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे है चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। नाम थोड़ा सा इस टाइप के रहता है। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकार कूफी ने किया था। जानते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक नाम है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा 680 से लेकर 718 बीसी सीई तक के सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 में मिर्जा काली सबेग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो तबकात नासिरी से। कुछ देर पहले भी हम लोगों ने देखा था बिहार का बख्तियार खिलजी के पहले प्रथम विवरण जो तबकात नासिरी से प्राप्त हुआ है। इसका लेखक मिनहाज ए सिराज है। इसके कीर्ति सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित भी है। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका शम्स सिराज अफीफ। तारीख फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बरनी दोनों सल्तनतकालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। प्रश्नगत विकल्प में विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश है। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश है। आंसर हो जाएगा आपका बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो आंसर क्या दीजिएगा? अलाउद्दीन हसन आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सादत के विरोध के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी राज की स्थापना हुई। जफर खान हसन गंगू 1347 से 1358 नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी राज की नींव डाल दी। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम सहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों और प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर में सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों के पद और जागीर प्रदान करने की भी नई प्रथा आरंभ कर दी। उसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश भी दे दिया था। शक्ति एवं सूफी आंदोलन की बात करते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो आंसर क्या निकल के आता है? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ देखेंगे कह रहा है भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से लेकर 1282 ईस्वी तक प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सहरुद्दीन शारीफ, शेख रुकुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति का साधन में बाधक नहीं मानते थे। कह रहा है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता की थी, उन्होंने अपनी वाणी का उसी भाषा में लिखा जिस उसके भक्त समझते थे। सही बात है, भक्त समझेगा वही भाषा बोलना भी चाहिए और लिखना चाहिए। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत अच्छा ऊंचा था। उसमें से बहुत ने देश के भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिसके विचार भिन्न थे। उन संतों के साधारण लोगों की भाषाओं की उन्नत करने का योगदान दिया।
उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उसके उपदेश आसानी से सुने और समझे। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। यहाँ का रहा नरमपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया? तो आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में बनाया था। डिटेल में देखेंगे। नरमपंथी बोल दिया था मैं। नाथपंथी मध्यकाल में धार्मिक व्यक्तियों का समूह था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग जो है निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसीलिए उन्होंने योगासन, श्वास, व्यायाम और ध्यान जैसी विद्याओं को मध्य ईश्वर के प्राप्त करने का मार्ग बताया था। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हो गई थी? तो आंसर कहते हैं फिरदौसी। करा फिरदौसी है वो, यानी कि फिरदौसी सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इस सिलसिले के संबंध सबसे प्रमुख सूफी शेख मुशर्रफुद्दीन यहिया मानते थे। शेख मनेरा बिहार में इसलिए इस सिलसिले की प्रमुख प्रचारक भी रहे हुए हैं। अगला है मुगल वंश। बाबर की बात करते हैं। यहाँ से अब चल रहा है मुगल वंश। करा भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर बाबर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शासक के थे। तुर्की का था, याद रखिएगा। इस शासक का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया और तुर्की देश तुर्किस्तान था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत की मुख्य कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और मैं क्या बताऊं, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि मैं इससे दीवाना हो चुका। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। करा जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना की से कम थी, फिर भी उसकी सेना जो थी बहुत सैन्य कुशल थे। चलते विजय श्री ने उसका वरण किया, मतलब जीत हो गया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी अवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शी के संघर्ष से लीन हो जाता था। ये अकबर ने लिखा है। आगे कहा जा रहा है, निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कारण उसका था कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई उसके आने से, और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पूछा था कौन सा सही है, तो ये दोनों काम हुआ था। ये दोनों सही नहीं है। ये कह रहा है बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हो गई। बाबर पितृवंश की ओर तैमूर का 5वां वंशज था। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी विजय का प्रमुख श्रेय तोपखाना को दिया जाता है। उस्ताद अली तथा मुस्ताफ नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने अच्छी तोपखाना तैयार किया। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था, जबकि वस्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुंबद का प्रयोग तुर्की के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। तथा कथन 1 एवं 2 गलत है तथा जबकि 3 और 4 सत्य है। हुमायूं और शेर शाह की बात करते हैं। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये आंसर हो जाएगा शेर खान को, और शेर खान ही है आपका शेर शाह सूरी, याद रखिएगा। एक तलवार में शेर को काट दिया था गला से। यहाँ कहा जा रहा है बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। यहाँ कहा इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित करके रखा था? तो आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका आंसर दीजिए आप। उपयुक्त में 1 मिनट रुकिए, पहले पढ़ते हैं। इस्लाम शाह
शेर शाह का पुत्र था, ठीक है। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय ही सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। आंसर जबकि होना चाहिए था शेर शाह। बात को समझ में आ रहा है? होना चाहिए था शेर शाह, लेकिन माना गया इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण जो है 1532 में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को भी जीत लिया। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो आंसर क्या दीजिएगा? हाजी बेगम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट में जाएगा ये। कह रहा हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह 1565 से 72 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार करा था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के पारिता एक बाग की रचना भी करा गया है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित है। तो आंसर हो जाएगा देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ये सभी हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध है और इंपॉर्टेंट है, क्रम में है। पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा, देवर, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवर ने छेड़छाड़ किया, 4 तबरक लगा कान के ऊपर। उसको क्या दिखने लगा? जय हिंद का नारा लगाने लगा। सरहिंद। कुछ और डिटेल समझते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े हुए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। देवर ने छेड़छाड़ किया, चौसा 4 गो कान के ऊपर लगा, उसको हिंदुस्तान दिखने लगा। 1532 में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था। इसी युद्ध के निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचा भी दी थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हो गई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं ने शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसकी खोया हुआ राज वापस दिला दिया था। तो इस तरह के पूरा डिटेल रहा था। इसमें कह रहा है आपका कि इस युद्ध को समझिए ऐसे। देवरा का युद्ध 1532 में लड़ा गया, ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि भी धारण की? तो शेर शाह सूरी ही था वो। साफ साफ कहा जा रहा है कि बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि भी धारण करी थी। अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्का भी चलवा दिया। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो आपका सासाराम में बिहार में स्थित है। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। कह रहा है 26 जनवरी 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया, उसका नाम बता दीजिए। तो आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध और यह है बहुत इंपॉर्टेंट। आप लाइन से याद रखेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। क्लियर है बात? सबसे पहला जो ये युद्ध था जिसको अभी मैं बोल रहा हूँ क्या, देवरा का युद्ध जो था उसके अंतर्गत क्या हुआ था, अफगान विद्रोहियों को हरा दिया था आपको हुमायूं। उसके बाद वाला में खुद हार गया था जो कि चौसा का था 2 नंबर वाला। बात समझ में आ रही है? फिर 3 नंबर वाला में फिर हार गया था जिसको कन्नौज युद्ध बोलते हैं। फिर सरहिंद के युद्ध में जीता था।
कह रहा है चौसा की लड़ाई 1539 में शेर शाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। कह रहा है शेर शाह सूरी हुमायूं को हराया और फरीद अली दीन शेर शाह की उपाधि भी धारण करी। अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। कह रहा है भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का एक करना चाहता था, जो कि एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की एक महत्वपूर्ण कदम था। ये कह रहा है आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा था? तो आंसर अकबर ही हो जाएंगे। और क्या है पढ़ लेते हैं। कह रहा है आर.पी. त्रिपाठी मुगल कालीन सम्राट अकबर के बारे में लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। कह रहा है फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रदेश द्वार बनता है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण। यहाँ कह रहा है फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। क्लियर हुई बातें। अगला कह रहा है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने सेनापति कौन था? तो आंसर हो जाएगा हकीम खान था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां के बीच लड़ा गया। राजपूत युद्धों के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भील भी एक छोटे से टुकड़ी में शामिल थे। यह राणा मुगलों के साथ आमने सामने आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा भी लिया। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो आंसर यही हो जाएगा अकबर ने ही करा था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ समझिएगा जरा। कह रहा है मुगल शासन व्यवस्था की स्थापना करने का श्रेय अकबर को जाता है और उसकी केंद्रीय शक्ति व्यवस्था और बादशाह के पद और अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी प्रकार के समय में सफलता प्राप्त हुई उसके उत्तराधिकारी के लिए आधार स्वरूप बनी हुई थी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास भी किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा खत्म किया, 1563 में तीर्थ यात्रा खत्म किया और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 3 हो गया ना, 62, 63, 64। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न भी किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारण उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1576 में। 15 इंपॉर्टेंट है ये। 1572 कह रहा है ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठ गया। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां के दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित कर दिया। 1574 इसमें बिहार पर मुगलों की आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आंसर हो जाएगा अकबर का ही उपज था। क्या उसको समझिए। कह रहा है अकबर ने शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली प्रचलन में हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे के तैयार पर आधारित था। इसके अतिरिक्त अकबर के समय अनुकूल तथा आईने दहसाला जैसी अन्य भू राजस्व प्रणाली भी प्रचलित हुई थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। क्या कह दिया भाई? और देखिए, विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद की स्थिति पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में लगभग 40 वर्ष लगे। इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ करा गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका अकबर के द्वारा। अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों को मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में
सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति था। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसको स्वीकार किया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो आंसर हो जाएगा अकबर था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारत का अकबर जो था उस समय राजा था। तब हो कि दिसंबर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहांगीर की करेंगे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर के समय में आया था। यहाँ है कि विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। तो आंसर याद रखिए, विलियम हॉकिंस 1608 से लेकर 1611 जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। कह रहा है यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने 400 का मनसबदार प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान यानी इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। यहाँ से ये दूसरा बात है और यहाँ से ये दूसरा बात है। अगला है निम्नलिखित अंग्रेजों में किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो बनवाने वाला नूरजहां था और ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। एतमादुल्ला, देखिए एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से लेकर 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा है जिसमें कह रहा है कि बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया और अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पिट्रा ड्यूरा यानी संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जरावट शैली का प्रयोग किया गया एतमादुल्ला के मकबरा के अंदर। अगला है आपका प्राचीनकारी यानी पिट्राड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने के लिए। यहाँ देखिएगा पच्चीकारी या प्राचीनकारी पिट्यूट्रा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर कह रहा है फूलों की नक्काशी करने संबंधित है। ज्ञातव्य हो कि भारत में पिट्यूट्रा नाम का जराऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। अब हमारा नया है जो टॉपिक यहाँ शाहजहां के बारे में है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? और ये तो कितनी बार एग्जाम में है। लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की भांति अकबर ने क्या करा? फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना भी कर दिया और 1638 में तथा वहां अपने सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहांबाद के भवनों में लाल किलों से किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूर्ण हुआ। इस किले में पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी दरवाजा को दिल्ली दरवाजा कहते हैं और पश्चिमी वाले को लाहौरी दरवाजा कहते हैं। यह सुंदरता और शोभा में अनोखा एवं विश्व में अतुल्य है। यहाँ है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल का स्वर्णिम युग कहा है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहने वाले कौन थे? एल श्रीवास्तव कहे थे। इसका कुछ बातें यहाँ देखिए।
डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। जैन सरकार और बी ए स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। कह रहा है एस आर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल का स्वर्ण काल माना है। विकल्प सी सही हो जाएगा। कह रहा है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? तो इसको बोलते हैं हम लोग कंधार। कंधार जिसको कि अभी अफगानिस्तान बोलते हैं। कंधार जो है यह ईरान के शाह मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ी रही है, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना था। दोनों शासकों का साम्राज्यवादी योजना के कार्यान्वयन किया जाना बहुत कुछ कंधार के अपने हाथों में रखने की निर्भर करता है। औरंगजेब कहता है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? जो आजकल बहुत सुने, दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। उदार दारा के विरुद्ध कहा जाता है कि जो सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं होते। सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, यह औरंगजेब आंसर हो जाएगा। कहा जाता है इसके बारे में कि मुगलों का अंग्रेजों यानी ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जौब चौरनौक सहित अंग्रेजों को हुगली के खदेड़ दिया था। अगला कहा जा रहा है मुगलकालीन प्रशासन। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका लगान निर्धारण का एक तरीका है। अभी भी बटैया पे लोग खेती बाड़ी देते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। 1 नंबर में नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, अगला है नकदी अथवा जब्ती, और तीसरा है गल्ला बक्सी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू करा? आंसर निकल के आएगा जहांगीर ने शुरू करा था। डिटेल समझते हैं। 2 अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पात ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। मुगल प्रशासन में मुहतसीब सही है का अर्थ क्या था? तो आंसर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। कहा जा रहा है प्रशासन में मुहतसीब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्या का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं का नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। कहा जाता है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। आंसर हो जाएगा आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मुगल प्रशासन विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता है। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का भी यह दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से बढ़ती रहती थी, आगे जाते रहती थी। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन होता था? तो मुख्य न्यायाधीश को बोला जाता था। ज्यादा काजी न बनो, हम लोग आज भी कहते हैं मुख्य काजी जो होता है, काजी मतलब उल कुजात या प्रधान काजी तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था।
बातें समझ में आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगला कह रहा है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो आंसर इसका निकल के आएगा सैनिक की सुगमता से भर्ती होने के लिए किया गया था मनसबदारी व्यवस्था। कह रहा है मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला नंबर में कहा जा रहा है पदाधिकारी का वरीयता क्रम होता था। दूसरा कहता है कि वेतनमान कितना देना है। तीसरा है सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था में राज्य में सैनिक के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिए जाते थे। इसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। ठीक है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो आंसर निकल के आ जाएगा इसका, फिलहाल इसमें से कोई नहीं, हुमायूं ने, ध्यान रखिएगा, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुज की पुस्तक एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल प्रिंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बताया जा रहा है। आगे कहता है बनाया जो कि उसके पुस्तकालय से जुड़ा था। अकबर ने सन 1558 से लेकर 1572 तक आगरा में, सन 1572 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी में, सन 85 से 1601 तक लाहौर में और 1603 से 5 तक पुनः आगरा में चित्रशालाएं स्थापित की। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर प्रश्न प्रश्न का विकल्प बी माना है, मतलब अकबर माना हुआ है आंसर, लेकिन इसका आंसर बी नहीं होना चाहिए। आगे है दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें भी आंसर नहीं है क्लियर। अकबर ने अपने ग्रंथ को चित्रित करवाया था। अकबर ने इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हजमा या हुमायूं के काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहली बार सैयद अली तथा बाद में अब्दुल असमद की देखरेख में प्राय लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार किया करने का मतलब हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हजमा यानी मोहम्मद साहब के चाचा के वरीयतापूर्ण कर्मों का उल्लेख है। जैसे ए और सी दोनों विकल्प सही है इसमें का, ए भी जाएगा और सी भी जाएगा इसका आंसर, मीर सैयद अली और अब्दुल असमद। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंट्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो आंसर निकल के आ जाएगा अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, जिसमें मुगल चित्रकारियों के 2 विशेष ग्रहण थी। पहला व्यक्ति विशेष का चित्र और तीसरा दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन का यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था, जो जहांगीर के शासनकाल के मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। अगला है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के किस दरबारी में थे? तब अभी भी आपने देखा अकबर के समय में थे। डिटेल यहाँ और फिर से एक बार देख लेते हैं। दसवंत हो गया बसावन, अब अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। 1584 में इसमें आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारी के नाम में अब्दुल फजल अपनी पुस्तक आईने अकबरी गिने जाते हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, संबल और हरिवंश आदि ये सभी थे अकबर के समय के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंच गया था? तो आंसर दीजिएगा जहांगीर के समय में। यहाँ पे वर्णन किया गया है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख हो गया, शरीर, पैर के चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचाना
जा सकता है। शिकार, युद्ध और राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवर के चित्रों को बनाने का कला में विशेष प्रगति मिली। अब्दुल हसन ने कह रहा है जहांगीर के सिंहासन रोहन के एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट। आगे अगर बात करेंगे तो हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है, और एक पे डबल स्टार देंगे, एग्जाम में कई बार आया है। तो गुलबदन बेगम। कह रहा है बाबर की पुत्री, किसकी? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना करी जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा प्रणय के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विशेष जैसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन ने हुमायूंनामा की रचना भी इसी अनुदेशन पर करा था। अगला है तबकात अकबरी। तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया था। वही बात यहाँ लिखा गया है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तबकात नकबीरी तो है ये है, अकबरी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईने अकबरी। ये लिखा हुआ जो है आपका अबुल फजल द्वारा लिखा गया आईने अकबरी। करा आईने अकबरी अकबर के नवरत्न में से एक अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत ज़्यादा मिलता है। अगला है फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा ईश्वरदास नागर द्वारा लिखा हुआ है। डिटेल यहाँ से देखिए जरा। कह रहा है फतुहात आलमगीरी पुस्तक ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी हुई गई थी जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति औरंगजेब के शासनकाल 1698 ईस्वी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसे आंशिक रूढ़िवादी सांप्रदायिक एक मिनट रुक जाइएगा जरा, इसको मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। जिससे आंशिक रूढ़िवादी, सांप्रदायिक, संप्रदायवादी या यहाँ तक कि जन विरोधी के रूप में पेश किया गया। यह तब हो कि फुतुहात आलमगीरी सम्राट को तो इस्लाम के समर्थक या हिंदू के उत्पीड़न के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा न तो शिवाजी के साथ संघर्ष और न ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि के सामने रखा गया है। कह रहा है तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। तुजू के बाबरी बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन एलेंड और विलियम रस्किन ने किया था। मुगल काल का कुछ विधि है उसको समझते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों को सही उल्लेखित नहीं किया गया है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान मराठा, ये गड़बड़ किया गया है। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यहाँ कहा जा रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। करा, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध जो है 1576 महाराणा प्रताप अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजय रही। अगला है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सुल्तान जैनुल आबादीन। डिटेल ऐसे करके देखिए। करा, अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा गया। उसने संस्कृति के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्रीभट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वाद्यों के संरक्षण प्रदान किया था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का द्वारा कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा सूरत। यहाँ पे मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का का तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे के कटाई और पॉलिशिंग के प्रमुख केंद्र में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वारा
मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई यात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते थे। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों के समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार में जाने के लिए, कपड़ों और सामान के लिए मुख्य केंद्र भी माना जाता है। अब हम कुछ बात करते हैं सिख संप्रदाय से रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह का। ये 10वें गुरु थे। कहता है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना के बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गई थी। कहा जा रहा है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित कहाँ पे है? तो ये पटना बिहार में स्थित है। मराठा राज्य एवं संघर्ष की बात करते हैं। कह रहा शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट है। रायगढ़ था, इंपॉर्टेंट है। देखिए 1674 में शिवाजी ने अपनी राज्य से कराया था, छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ की अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक भी कर दिया था। ये देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज में सहायता करती थी? तो आंसर वही हो जाएगा, शिवाजी का अष्टप्रधान था। सभी का भी हम लोग डिटेल देखेंगे। कह रहा है शिवाजी ने मराठा राज में प्रशासन के केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा होता था, अमात्य होता था, मंत्री होता था, सचिव होता था, सुमंत होता था, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल में सचिवों की भांति कार्य करते थे। इसका कार्य राजा को परामर्श देना था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इसका विवरण निम्नलिखित है। कुछ भेजा में गया बात, कहने का तात्पर्य क्या है कि मंत्रिमंडल नहीं कहेंगे, सब अपना अपना काम करेगा, लेकिन राजा के प्रति उत्तरदायी। देखिए पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमत या मजमुआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, ये एग्जाम में खूब आता है। बाकिया नबीस या मंत्री, ये भी आता है। राज्य के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यवाही विवरण करने वाला। सचिव अथवा सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार करने वाला। सुमंत या, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन और रसद मतलब खाना आदि का प्रबंध करने वाला। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाना। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश को बोला जाता था। यहाँ कह रहा है मराठा शासकों के अष्टप्रधान प्रणाली निम्नलिखित में से मिलान करके बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सचिव जो होता था उसका मेन काम क्या होता है? पत्राचार प्रभारी होता था। पेशवा जैसा कि अभी हमने बताया आपको, ये होता था आपका क्या? प्रधानमंत्री होता था। और सुमंत जो होता था विदेश मंत्री, सुमंत जी विदेश मंत्री होते थे। अमत्य की बात करिएगा वित्त मंत्री होते थे। और ये जितने भी है यही एग्जाम में आता भी है 4 गो। इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। अगला है अष्टप्रधान गठन किसने किया था? तो बस वही शिवाजी आंसर दे देंगे। अष्टप्रधान मंत्री थी, तो ये क्या था? तो आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन का जो मंत्री सब था वो था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि के निर्वाह के लिए प्रदान किया जाता था। आगे कर रहा है मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह कहिए, ये था। इसका नादिर शाह लेके भाग जाता है इस चीज को। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। और कह रहा है समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर, तख्त ए ताऊत, मयूर सिंहासन भी ईरान लेकर भाग गया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1559 से 1806 ईस्वी तक था, बहुत लंबा है। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद वह बिहार में था, या तो उसने मुगल बादशाह घोषित कर दिया था, किंतु मुगल दरबार में गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 के मराठा की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। कहा रहा है
शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। आगे कह रहा है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1759 में। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 में बिहार में आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक करवाया और अपनी नाम शाह आलम द्वितीय रखा था। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 हो गया था। सब में ये हारता गया। मुगल बादशाह, लास्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसका साम्राज्य की सीमा क्या थी? तो इसमें तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ देखिए बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सुल्तान ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे आज का सेवा समाप्त होता है दोस्त। आप देख लीजिए, अगला जो क्लास आपके बीच में लेके आऊँगा आधुनिक भारत का इतिहास, और इसे एक वीडियो में करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना है, समझे। एक वीडियो में करने के चक्कर में सारा काम खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बात को समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब इसमें कितना है जानते हैं? आपको बताता हूँ एक बात, ये शुरू हो रहा है 54 नंबर 54 नंबर पेज से, ठीक है, और लास्ट हो रहा है 163 नंबर पेज पे, यानी इतना मोटा। देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा पेजों वाला है। तो पूरा हिस्ट्री का जो मेन जो पहलू है, जहाँ से एग्जाम में उठता है क्वेश्चन, इसे हम लोग अच्छे से करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास 2-3 वीडियो से कम तो आएगा नहीं, और आप लोग का साथ बना रहे तो सारी चीज़ मैं आपके बीच रखता जाऊंगा इसी तरफ। उसका ज्योग्राफी का आप लोग का हुआ है कि ज्योग्राफी इसके बाद कराइएगा, तो मैं ज्योग्राफी कराऊंगा, फिर पॉलिटी वगैरह कुछ भी कराऊंगा। साइंस करा रखा हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर साइंस देखिए, मैथ्स देखिए, साथ में आप देख सकते हैं रीजनिंग देख लीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ करा दिया हूँ देखते देखते, आप लोग को अनुभव नहीं है लेकिन बहुत चीज़ मैंने करा दिया है। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको तोड़ फोड़ करने को मिलेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।